हम चार्ज को इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एंटर करा रहे हैं, तो उस केस में सर्कुलेटिंग ट्रैक बनेगा जिसकी रेडियस और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था। अगर एट एनी एंगल का इंफ्लुएंस है तो एट एनी एंगल के लिए हमें देखना होगा कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जो उसको स्ट्रेट लाइन चलाएगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रनिंग चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगता। जबकि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो चार्ज से सर्किल बनवाएगा। तो इसको जरा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज है, केस 2 है, v नॉट परपेंडिकुलर टू b है, मींस चार्ज एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल का केस है। केस 2 अगर हम देखें तो यहाँ v नॉट परपेंडिकुलर टू b, आप ऐसे समझिए कि दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड b and we are throwing the charge with the velocity v along this line. अगर हम इस लाइन पे थ्रो कर रहे हैं to the charge q of mass m having the velocity v at an angle theta with respect to b, तो इस वेलोसिटी का दो पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं है, है। वॉइस क्लियर नहीं है, एक मिनट। हेलो हेलो, यस सर। साउंड क्लियर है? नो सर। नो सर। क्लियर है? नो सर। मैं ये कह रहा था कि अगर हम चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड से एट एनी एंगल पर एंटर कराते हैं तो वेलोसिटी का दो पार्ट होता है, एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये चार्ज से सर्किल बनवाता है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जैसे ही एंटर करेगा गोइंग टू दिस v परपेंडिकुलर सर्कुलेट करेगा और उसी टाइम पर v पैरेलल आगे खींचेगा। सर आपकी वॉइस, तुम लोग का माइक्रोफोन किसी का ऑन है बैकग्राउंड में? वॉइस क्या ये सेटिंग में कुछ हमारे पास है ही नहीं इसके बाद। सर स्लो आ रहा है थोड़े आवाज। सर आपका वॉल्यूम वॉइस का भी बहुत ज्यादा डिम है। तो हम ये कह रहे थे कि अगर चार्ज एनसी कर गया है इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल तो उसके वेलोसिटी के दो पार्ट होंगे, एक v परपेंडिकुलर होगा, एक v पैरेलल होगा। v परपेंडिकुलर सर्किल ट्रेस करवाएगा और v पैरेलल आगे खींचेगा। जितनी देर में ये एक सर्किल पूरी करेगा उतनी ही देर में ये आगे बढ़ जाएगा। अभी भी v परपेंडिकुलर है, इनसे सर्किल बनवाएगा और v पैरेलल इनको खींचता जाएगा, यानी कि ये सर्किल बनाता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, यानी स्प्रिंग लाइक ट्रैक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसको हेलिक्स या हेलिकल ट्रैक कहते हैं। तो ये जो सर्किल बन रही है इसकी रेडियस की अगर बात करें तो याद कीजिए रेडियस होता था mv बाई क्यूबी, तो रेडियस वाज mv बाई क्यूबी में v का v परपेंडिकुलर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सर्कुलेशन। तो अभी यहाँ जो रेडियस आएगा उसमें v नहीं, v का v परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, दैट इज द v साइन थीटा, यानी रेडियस थोड़ी कम हो जाएगी mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड में वेलोसिटी थी ही नहीं, तो अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड आप सर्कुलेशन वही रहेगा, चाहे एट एनी एंगल पर फेंके चाहे परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड फेंके, ये पहले जो आया था वही रह जाएगा।
पहले जो आया था दैट वाज द 2 पाई m बाई क्यूबी। तो इस तरीके से जैसे ही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा एट एनी एंगल, v का दो पार्ट हो जाएगा, v परपेंडिकुलर एंड v पैरेलल। v परपेंडिकुलर सर्किल बनवाएगा और v पैरेलल आगे खींचेगा, तो रेडियस में v परपेंडिकुलर आएगा। टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब यहाँ वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट अपीयर नहीं है, ना नॉमिनेटर में ना डिनोमिनेटर में, तो टाइम पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट। रिवर्स कर देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ऑफ सर्कुलेशन क्यूबी अपॉन 2 पाई m। एंड यहाँ जितने देर में ये सर्किल बना रहा है उतने देर में ये खिसक के आगे चला जा रहा है, यानी अगले सर्किल की सेंटर डिसाइड हो जा रही है। सेंटर टू सेंटर तक जो गैप आ रहा है दिस इज कॉल्ड पिच। पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू रेगुलर सर्किल्स, या पिच वो डिस्टेंस है जितने देर में एक सर्किल बनाने के दौरान इसमें शिफ्टिंग ऑब्जर्व हो रही है। इसका मतलब है अगर पिच की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो पिच इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी, इस लाइन पर जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है चलाने के लिए दैट इज v पैरेलल, और टाइम एक सर्कुलेशन के टाइम में ये अगले सेंटर की सर्किल पर पहुंच गया है। फिर 1t देंगे तो फिर एक सर्किल बनाएगा और आगे बढ़ जाएगा, यानी नेक्स्ट सर्किल का सेंटर आपको डिफाइन हो जाएगा। तो एक कंप्लीट सर्कुलेशन के दौरान ये कितना खिसक जाता है दैट इज डिसाइडेड एज द डिस्टेंस पिच। पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्किल, या एक कैपिटल टी टाइम में जो लीनियर ट्रैक इसका डिसाइड हुआ है उसमें जो डिस्टेंस कवर हुई है दैट इज कॉल्ड द पिच। तो पिच का मतलब डिस्टेंस हो गया अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल इज द v पैरेलल, और टाइम है एक सर्कुलेशन में ये यहाँ पहुंचा है, फिर एक सर्कुलेशन में फिर यहाँ पहुंच जाएगा। तो एक कंप्लीट सर्कुलेशन में जो शिफ्टिंग होती है दैट इज द पिच। तो पिच का फार्मूला है पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। v पैरेलल हो जाएगा v cos थीटा, एंड टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई m बाई क्यूबी। तो इस तरीके से चार्ज जब एट एनी एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है तो सर्किल बनाने के साथ ही स्ट्रेट लाइन ट्रैक पर भी मेंटेन होता है, और कंबाइंड ट्रैक को हम हेलिक्स कहते हैं, स्प्रिंग लाइक ट्रैक। हेलिकल ट्रैक आर हेलिक्स, या फिर स्पाइरल कहते हैं डेली लैंग्वेज में, स्पाइरल ट्रैक बनाता है। अब इस पर बेस्ड जो डिवाइस थी दैट वाज द साइक्लोट्रॉन, जो सिलेबस में नहीं है, फिर भी एट अ ग्लांस देख लीजिए कि साइक्लोट्रॉन क्या है। आपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर हम न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा की बम्बार्ड कराएं तो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, रिपल्सन, इन सबको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अल्फा को अप टू द अप्रोप्रिएट एनर्जी तक पहुंचाने के लिए, ताकि ये न्यूक्लियस में एंटर कर जाए, हमें उसे एसिलरेट करना पड़ता था। एसिलरेट करने पर जब वो रिक्वायर्ड एनर्जी गेन कर लेता था तब हम उसको न्यूक्लियस पे बम्बार्ड कराते थे। तो ये एनर्जी जो अल्फा गेन करेगा, या न्यूक्लियस पर बम्बार्डिंग पार्टिकल्स को जो हम एनर्जी गेन कराते हैं, वो डिवाइस है साइक्लोट्रॉन। साइक्लिक ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन यानी सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन करते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के एसिलरेट कर दिए मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा दिए, एक सर्किल बनी, फिर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड फेस करा दिए और वेलोसिटी बढ़ गई और बड़े सर्किल पर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को सर्कुलेट कराता है और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को एसिलरेट करता है। अगर एसिलरेटिंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा दें तो हर बार उसकी वेलोसिटी एसिलरेट होने की वजह से बढ़ती जाएगी। और आपने देखा था कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसका रेडियस बढ़ जाएगा। कैसे? R इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी। यानी एसिलरेटिंग चार्ज को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराते हैं तो एसिलरेटिंग चार्ज की वेलोसिटी बढ़ती जाती है। वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो उसका सर्कुलेटिंग रेडियस बढ़ता जाता है। यानी पहले छोटे रेडियस पर होगा, फिर बड़े रेडियस पर होगा, फिर और बड़े, फिर और बड़े, ऐसे करते 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 जब हमारी डिजायर्ड वेलोसिटी ये गेन कर लेगा तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के थ्रू इसको टारगेट पर फोकस कर देंगे। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का मतलब इसको माइनस माइनस कर लीजिए, इसको प्लस प्लस कर लीजिए। अगर अल्फा है यहां पहुंचा, अब इस प्लेट से निकलने की कोशिश करेगा तो प्लस से रिपेल होगा, नीचे दब जाएगा, माइनस से अट्रैक्ट होगा, नीचे दब जाएगा। तो हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से एसिलरेट करते हैं सो दैट उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है।
परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा देते हैं तो रेडियस बढ़ जाता है। इसके लिए करते क्या है, कैपिटल डी शेप के दो कंटेनर होते हैं जिनको मेटेलिक डीज कहते हैं। देखिए कैपिटल डी है, कंटेनर बनाया तो ये कंटेनर ऐसे हो गया, ये देखिए एक कंटेनर, और एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे पास एक कंटेनर और है, ये दूसरा कंटेनर, ये देखिए देश। अभी करते क्या है, यहाँ आयन सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है देश, और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है। अब ये चार्ज निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सीलरेट किया, इस डी में एंटर किया, डी में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलेट हो गया ये। अब जब ये डी को क्रॉस करके यहां आना चाहेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सीलरेट कर देगी। अब वो हाई वेलोसिटी से एंटर कर जाएगा D2 में। अब वेलोसिटी बढ़ गई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट, तो फिर सर्किल बनाएगा, लेकिन वेलोसिटी बढ़ी हुई है तो बड़े रेडियस पर बनाएगा, फिर ऐसे निकलेगा, तब तक ये प्लस और ये माइनस, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगी, फिर एक्सीलरेट कर देगी, फिर ये हाई वेलोसिटी से एंटर कर जाएगा, और हाई वेलोसिटी से एंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई। यानी इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस डी शेप कंटेनर की अगर बात करें तो इस डी शेप कंटेनर में मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर ट्रैक पर ले आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट कर देता है। इस तरीके से ये सर्कुलेट करते हुए जब पेरीफेरी पर पहुंचता है, सरकमफ्रेंस पर पहुंचता है, तो इससे पहले कि ये टकरा जाता, डिफ्लेक्टिंग प्लेट के थ्रू इसको टारगेट पर फोकस कर दिया जाता है। इसका मतलब है अगर हमें डिराइव करना पड़े कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, क्योंकि वेलोसिटी से ही काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, तो कैसे डिराइव करेंगे, बड़ा सिंपल है, किसी एक सर्कुलेटिंग ट्रैक पर हाथ रख लें, say the instantaneous radius is r and say the instantaneous velocity of the circulating charge is the v। तो रेडियस का फार्मूला होता है mv अपॉन qv। अब आपको पता है सबसे बड़ी रेडियस तो यही होगी ना, इसकी सबसे बड़ी रेडियस है, सर्कुलेट करते करते सबसे बड़ी रेडियस यही होगी जो कैपिटल डी शेप के दो कंटेनर को जोड़ के बनाई गई है। इसका मतलब है सबसे बड़ी रेडियस हमें पता है कैपिटल आर, तो सबसे हायर वेलोसिटी उस बड़े रेडियस पर मेंटेन होने की नहीं पता चल गई, यानी यहां से हम Vmax निकाल लेंगे, आर क्यू बी अपॉन एम। जब Vmax निकल गया तो हाफ एम Vmax स्क्वायर में पुट कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितनी काइनेटिक एनर्जी से चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन से बाहर निकला है। अब ये चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस पर बम्बार्ड होगा और न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में काम आएगा। तो ये इस साल सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने इस साल स्टार्ट कर दिया है। जो लास्ट ईयर के नोट्स थे उसमें काफी लॉन्ग था, क्योंकि लिखने के लिए आता था 4 नंबर में, अभी नहीं है। आ जाइए ऑब्जर्वेशन नंबर 2। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या है, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या था, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 को ही तो लेके यहां तक पहुंचे। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 था कि जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है या मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई की जाती है, तो वो फोर्स गेन करता है और फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाता है। किस डायरेक्शन में फोर्स गेन करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या मैक्सवेल्स राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से आप ढूंढ सकते थे। क्यों गेन करता है, तो उसके लिए लॉरेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट रखा गया। कितना गेन करता है, तो हम लोगों ने सॉल्व किया था बिलाई साइन थीटा, वहीं से हम लोगों ने मोशन ऑफ चार्ज देखा और साइक्लोट्रॉन को देखा। आ जाइए ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में ये देखा गया कि उसी वायर को अगर मोड़ के एक लूप बना दें, चाहे जैसा हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे ट्रायंगुलर हो, बस उसको एक क्लोज्ड लूप बना दें, तो करंट कैरिंग लूप अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाए तो देखते हैं रोटेट करने लगता है। यानी कि अ लूप, अ करंट कैरिंग लूप हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ डिफ्लेक्टिंग चार्ज एंड हेंस स्टार्ट्स टू रोटेट। अब हमें इस टार्क को कैलकुलेट करना है कि कितना टार्क लगेगा और क्यों लगेगा, और अगर ये टार्क आ गया तो हम बहुत आसानी से जो मोटर और रोटर है, जो भी फैन है या मोटर है, वाटर मोटर या फैन का मोटर, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जब हम वायर का एक लूप बना देते हैं और उस लूप को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, अब जैसे ही उस लूप में करंट स्विच ऑन करते हैं, तुरंत उसके आर्म्स पर डिफ्लेक्टिंग चार्ज लगता है, उस चार्ज की वजह से रोटेशन आता है, रोटेशन की वजह से मूवमेंट या सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां हम लोग को देखना है अ लूप, अ करंट कैरिंग लूप हेल्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपीरियंसिंग अ टार्क। टार्क का नाम है डिफ्लेक्टिंग चार्ज। लूप हम किसी भी शेप का ले सकते हैं, सबसे आसान एक्सप्लेनेशन रेक्टेंगुलर लूप का होता है, इसीलिए एक वायर को हम रेक्टेंगल के फॉर्म में बेंड कर रहे हैं। ये देखिए हमने वायर को बेंड किया, ये ऐसे मल्टीपल लूप ले लिया, ऐसे रेक्टेंगल फॉर्मेट में ऐसे बेंड करना शुरू किया दिस, और इसमें एक सेल ऐड कर देंगे। सो
एक्सेल ऐड करते ही इसमें करंट सर्कुलेट हो जाएगी, और करंट सर्कुलेट होते ही अगर हम देखें तो ये हमने यहां खींच के बांध दिया और ये वाला हमने खींच के यहां बांध दिया। दिस ये एक्सेल बाहर से लें, इन दो पॉइंट के बीच ऐड कर दे, करंट सर्कुलेट करने लगेगा। चलिए माना करंट सर्कुलेट कर रहा है दिस, 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 एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने एक कॉइल लिया, इस कॉइल का नाम आर्मेचर कॉइल रखा जाता है। हमने एक कॉइल लिया, नाम रख ले रहा है पी क्यू आर एस, इसको मैग्नेटिक फील्ड में हमने सस्पेंड कर दिया। अभी जैसे ही इसमें करंट आएगी, इसके डिफरेंट आर्म पर हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स का कॉम्बिनेशन टार्क में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही टार्क आया वैसे ही ये रोटेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। आप पीक्यू आर्म को देखिए तो से दिस इज ऑफ लेंथ एल, एंड से दिस इज ऑफ ब्रेथ बी, एंड से दिस इज ऑफ लेंथ एल, एंड दिस इज अगेन ऑफ ब्रेथ बी। हम इस लूप को 4 सेक्शन में तोड़ सकते हैं। पी क्यू एज अ करंट कैरिंग वायर, क्यू आर एज अ करंट कैरिंग वायर, आर एस एज अ करंट कैरिंग वायर, एंड पी एस आर एस पी एज अ करंट कैरिंग वायर। इन चारों वायर्स पर हम एफ इक्वल टू बिलाई का फार्मूला लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, देखते हैं कौन कौन से फोर्स है, किस किस डायरेक्शन में है, इन्हीं में से अरेंज करेंगे तो हमें टार्क दिखेगा। उससे पहले ये जो आर्मेचर कॉइल है, इसके ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचे तो दिस इज कॉल्ड सरफेस वेक्टर। जैसे ये मेरी पाम है, इस पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं तो दिस लाइन इज द सरफेस वेक्टर, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगा दिस। अभी आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगी तो देखिए, आर्मेचर कॉइल रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड तो होल्ड होगा, लेकिन जो सरफेस वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से एक एंगल शो करेगा। यानी ये आपके पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया आपके पास आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल का सरफेस वेक्टर अगर ले तो ये सरफेस वेक्टर हो गया, इसी पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड होल्ड है। अब जैसे जैसे आर्मेचर कॉइल घूमेगा, ये देखिए, जैसे जैसे आर्मेचर कॉइल घूमेगा, ये देखिए, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा। आर्मेचर कॉइल ऐसे हो गया तो 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी जगह पर है। आर्मेचर कॉइल ऐसे, जब आर्मेचर कॉइल ऐसे घूमेगा तो 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये घूम के वापस अपनी पुरानी ओरिएंटेशन में मेंटेन हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री या 360 डिग्री। तो किसी भी सरफेस पर खींचा गया परपेंडिकुलर एक सरफेस वेक्टर होता है, और जब ये सरफेस रोटेट करती है तो सरफेस वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ जो एंगल आता है, दैट इज द एंगल ऑफ द आर्मेचर कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इस आर्मेचर कॉइल के ऊपर एक लाइन खींच रहे हैं कॉल्ड सरफेस वेक्टर, और ये सरफेस वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा, दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ये हो गया सरफेस वेक्टर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ये हो गया एंगल बिटवीन द सरफेस वेक्टर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कॉल्ड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। जैसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेंगे तो मतलब होगा सरफेस वेक्टर कोइंसाइडिंग विद द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। थीटा 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री से रोटेट कर गया, थीटा 20 डिग्री तो पूरा 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। चलिए, तो इसका मतलब है PQRS एक ऐसा वायर है जिसको बेंड करके हमने एक आर्मेचर कॉइल बनाया, ऊपर और नीचे खींच के टांग दिया, करंट मैनेज कर दी, मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया। अब अगर हम PQ की बात करें तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये करंट होगा, तो थंब जो होगा विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बोर्ड में इनसाइड आ रहा है, देख लीजिए दोबारा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट इन द आर्म है, जो थंब है वो इन द बोर्ड आ रहा है। इन द बोर्ड को कैसे दिखाएं, तो इन द बोर्ड को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ऐसे, ये इन द बोर्ड को शो कर रहा है। ये दिस इज द फोर्स ऑन PQ, वैल्यू कितनी हो जाएगी बिल्लाई, फोर्स ऑन PQ ये हो जाएगा बिल्लाई। इस पर देख लीजिए, इस पर देखेंगे तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा करंट, करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो दिस इज द फोर्स, फोर्स आ रहा है अप, ये आ रहा है, दिस इज द फोर्स ऑन QR। बिलाई में L की जगह B फॉर ब्रेथ यूज हो जाएगा, ठीक है। BLI में L फॉर लेंथ होता था, इसकी लेंथ कितनी है, B है, तो BBI हो जाएगा, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, B फॉर ब्रेथ, I फॉर करंट। इसका नाम है
QR। इस पर देखिए, इस पर देखेंगे तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये फोर्स है अप। ये देखिए, ये जब निकाले थे तो इसमें आया था दिस आया था, ये करंट थी, ये मैग्नेटिक फील्ड था, फोर्स अंदर आया था, इसमें फोर्स बाहर आ रहा है, यानी एंटी पैरेलल टू दिस। इसमें फोर्स अंदर था तो इसमें फोर्स बाहर आ रहा है। तो ये अंदर के लिए अगर था तो बाहर के लिए कैसा होगा, उसी के पैरेलल बनाएंगे और एरो रिवर्स कर देंगे। ये डायरेक्शन हो जाएगी इस पर लगने वाले फोर्स की। ये देख रहे हैं टार्क क्रिएट हो गया, ये ज्वाइन कर दीजिए इसको। ये इसका नाम हो जाएगा फोर्स ऑन RS आर्म, फोर्स ऑन RS आर्म्स। वैल्यू कितना हो जाएगा, बिलाई, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द लेंथ, आई इज द करंट। इस पर करंट ऐसे थी तो फोर्स अप आया था, डायरेक्शन पलट गई। याद कीजिए, डायरेक्शन पलट गई तो जो फोर्स ऊपर आया था वो फोर्स नीचे हो जाएगा ऐसे, यानी ये हो जाएगा फोर्स ऑन PS। ये जितना ऊपर खिंचा रहा है उतना ही नीचे खिंचा रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गया। लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है। ये एंड नीचे दब रहा है, ये एंड ऊपर उठ रहा है, ये तुरंत अपनी जगह पे घूम जाएगा। ये आपको दिखेगा, ये एंड नीचे दब रहा है, ये और ये एंड ऊपर उठ रहा है। तो इस तरीके से ये फट से अपनी एक्सिस पर रोटेट कर जाएगा। ये एंड नीचे दब जाएगा, ये एंड ऊपर उठ जाएगा और ये अपनी जगह पे ओरिएंटेशन या रोटेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, जैसे फैन है या वाटर मोटर है। अब अगर इन दो फोर्सेस की बात करें तो FPQ और FRS वैल्यू में बराबर हैं और इनके बीच अगर हम ये डिस्टेंस ढूंढ लेते, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एनी force multiplied with the perpendicular distance between the force is called the couple। कपल का मतलब जब इक्वल फोर्सेस टार्क में इन्वॉल्व होते हैं तो कपल कहलाते हैं। तो यहां अगर हम ये वाला पॉइंट देख लेते और ये वाला पॉइंट देख लेते, ये तो 3D डायग्राम है, इसमें आप FPQ को डाउन द बोर्ड देख रहे हैं, FRS को अबव द बोर्ड देख रहे हैं, FQR को बोर्ड में अप देख रहे हैं, FPS को बोर्ड में डाउन देख रहे हैं। ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि जितने अमाउंट से नीचे खिंचाया उतने ही अमाउंट से ऊपर खिंचाया, लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इससे होके निकल जाएगा, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो उससे होके निकल जाएगा, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो उससे होके थोड़ा निकलेगा, उसी के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन PQ इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन RS। वैल्यू तो बराबर ही है तो एंटी पैरेलल, ये हो जाएगा बिल्लाई। अब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इनके FPQ और FRS के बीच ये डिस्टेंस चाहिए। तो 3D में साफ साफ नहीं दिख रहा है तो ये तो एक्सप्लेन करने के लिए बनाएंगे। इसके बाद एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, दूसरे डायग्राम में इसको कंसीडर कीजिए और इसको कंसीडर कीजिए तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये हो जाएगा पॉइंट Q, ये हो जाएगा पॉइंट R। ये वाली लाइन कंसीडर कर लीजिए, परपेंडिकुलर टू दिस, इस पर परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा सरफेस वेक्टर। ठीक है, ये 90 डिग्री है और मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी जगह है ही, ये तो मैग्नेटिक फील्ड थी ही पहले से, दिस एंड दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये है। और क्या, ये जो FPQ है उसको, ये FPQ इसको यहां दिखाइए दिस बोर्ड पे, तो इसी का एंटी पैरेलल है FRS। और ये तो B है ना, B फावरेट मीन्स इस पॉइंट पर जो फोर्स है ये वाला वो यहां शो कर दिए, इस पर जो फोर्स है FRS वो यहां शो कर दिए, बीच की ये डिस्टेंस हो गई B, ये है FPQ, ये है FRS। और अब टार्क कैसे पता चलेगा, टार्क ऐसे पता चलेगा कि इसको पीछे बढ़ाइए और इस फोर्स और इस फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचिए। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स FRS एंड FPQ। ये परपेंडिकुलर है टू FRS और ये परपेंडिकुलर है ऑन द FPQ, यानी ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये तो B है, ये नहीं चाहिए, ये इनके और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है।
इनके और इनके बीच की। तो यहाँ नहीं क्लियर था, उसी को हमने यहाँ बाहर निकाल कर बनाया। दोबारा सुन लीजिए, ये वाला जो सेक्शन था यहाँ कर दिया, ये क्यू पूरे वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है, ये आर इस पूरे आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ है सरफेस वेक्टर जो था वो सरफेस वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एफ पी क्यू और एफ आर एस के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी परपेंडिकुलर, इसको ढूंढना है। अब इसको ढूंढने के लिए ध्यान दीजिए, जो सरफेस वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो आप ही सोचिए ये भी तो थीटा हो जाएगा, क्यों? ये देखिए ये एंड ये, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो गया, ये 90 है तो ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा और ये 90, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा हो गया। क्लियर है? यानी ये थीटा था, अकॉर्डिंगली ये थीटा हुआ, ये 90 था, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो गया। अब इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं ये थीटा है, ये जानना है कितना है, इसी को डी परपेंडिकुलर कह रहे हैं और ये वैल्यू बी है। आप लगा दीजिए साइन थीटा, लगा दीजिए साइन थीटा, लगाएंगे तो हो जाएगा डी परपेंडिकुलर अपॉन बी, मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स इज द बी साइन थीटा, डी परपेंडिकुलर इज द बी साइन थीटा। इसका मतलब है फोर्स की वैल्यू पहले ही पा गए थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स भी पा गए, तो अकॉर्डिंगली अब आप टार्क निकाल सकते हैं एक्टिंग ऑन दिस। टार्क कैन बी रिटेन एज force multiplied with the perpendicular distance, force multiplied with the perpendicular distance। तो ये हो जाएगा टार्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स बिलाई, BLI, perpendicular distance is the B sin theta, B sin theta। लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो जाएगा BAI, B लेंथ इनटू ब्रेथ इज द एरिया, I साइन थीटा, बाई साइन थीटा। यहाँ A आ गया, हमने रेक्टेंगुलर स्क्वायर ली थी तो लेंथ इनटू ब्रेथ आया, अगर स्क्वायर लिए होते तो A स्क्वायर आता, ट्रायंगल लिए होते तो ट्रायंगल का एरिया आता। हमने यही कहा ना कि किसी भी शेप का आर्मेचर कॉइल होगा उसके ऊपर टार्क आएगा। हमने वहां आर्मेचर कॉइल रेक्टेंगुलर इसलिए लिया था ताकि 4 पार्ट में तोड़ सकें, 2 पार्ट काउंटर बैलेंस हो जाता है, रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट पर जो फोर्स है वो टार्क में इन्वॉल्व हो जाता है। ट्रायंगल लेंगे तो हर छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा, हर टुकड़े पर फोर्स निकालना पड़ेगा और सबको सम अप करना पड़ेगा, तब नेट फोर्स आएगा। तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने सर्कुलर नहीं लिया, इसीलिए हमने ट्रायंगुलर नहीं लिया, हमने इसीलिए स्क्वायर नहीं लिया, हमने रेक्टेंगल लिया कि 4 पार्ट था, 4 में से 2 काउंटर बैलेंस हो गया और रेस्ट ऑफ द 2 से साफ साफ टार्क दिख गया। अब भविष्य में अगर आर्मेचर कॉइल बदलती है तो आपको फोर्स की डायरेक्शन थोड़ा देखनी है, आपको उसका एरिया निकाल के पुट कर देना है। ये तो एक टर्न पर आया, ये सिंगल टर्न का है, सिंगल टर्न, हमने तो एन टर्न लिया हुआ है, सिंगल टर्न पर टार्क है बाई साइन थीटा। टार्क इज द बाई साइन थीटा। अगर एन टर्न इन्वॉल्व है तो नेट टार्क कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग एन, एन टर्न पर नेट टार्क हो जाएगा टार्क ऑन ईच टर्न मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्न। टोटल नंबर ऑफ टर्न इज एन एंड पर टर्न इज एक्सपीरियंसिंग अ टार्क ऑफ वैल्यू BAI साइन थीटा। ठीक है, ठीक से याद करें तो बीना याद करते हैं, BINA, यानी टाउ इज इक्वल टू बीना साइन थीटा। बीना मौसी का नाम है, बीना साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू बीना साइन थीटा। जब कोई आर्मेचर कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उसमें करंट एंटर कराई जाती है तो वो रोटेट करने लगता है। फैन में आप यही तो करते हैं, फैन में सर्कुलर आर्मेचर कॉइल है, तो हम किस शेप का आर्मेचर कॉइल लेंगे और क्यों लेंगे हम ये एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात तो ये है कि कोई भी आर्मेचर कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में है
और उसके ऊपर करंट आ गई, तो जैसे ही करंट आएगी फट से वो रोटेट करने लगेगा। वाटर मोटर क्या है, वाटर मोटर में आप स्विच ऑन करते हैं तो उसकी आर्मेचर कॉइल रोटेट करती है, आर्मेचर कॉइल के रोटेट करने से उसकी ब्लेड रोटेट करती है, ब्लेड से प्रेशर वेरिएशन होता है, प्रेशर वेरिएशन से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंस से वाटर का फ्लो मेंटेन हो जाता है। फैन में एयर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, इसीलिए रूम की एयर सर्कुलेट करने लगती है। तो यहाँ किसी भी आर्मेचर कॉइल में अगर करंट आती है तो उसके ऊपर टार्क जनरेट होता है बिना साइन थीटा। अब जैसे जैसे आर्मेचर कॉइल घूमेगी थीटा बदलेगा, थीटा बदलेगा तो टार्क भी बदलेगा। इसका मतलब ये टार्क यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आर्मेचर कॉइल रोटेट करती है वैसे वैसे थीटा बदलता है। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री है तो इस केस में टार्क की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। और अगर थीटा 90 डिग्री और 270 डिग्री है तो उस केस में टार्क की वैल्यू मैक्स आएगी, दैट इज बीना, BINA। इसका मतलब है टार्क जो लग रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। टार्क अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी, घट रही होगी, यानी जो रोटेटिंग वेलोसिटी है या ऑर्बिटिंग वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन जरा याद कीजिए तो फैन को अगर आप ध्यान से देखिए तो फैन तो यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर वाटर मोटर की बात करें तो अगर वो तेज धीमा होता तो जब तेज होता तो पानी जोर से फेंकता, जब धीमा होता तो पानी स्लो फेंकता, यानी पुच्छ पुच्छ करता रहता, ठीक है। जब तेज होता तो कस के मार देता पानी और जब धीमे होता तो खींचता। तो बट ऐसा तो नहीं दिखता हमें। इसका मतलब है कि अब हमें यूनिफॉर्म टॉर्क के लिए स्ट्रगल करना होगा। ये तो क्लियर हो गया कि जैसे ही हम एक आर्मेचर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में अंडर करंट ऑपरेट करते हैं, इट स्टार्ट्स टू रोटेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफ्लेक्टिंग चार्ज टाउ इक्वल टू बीना साइन थीटा, बट दिस कम्स नॉन यूनिफॉर्म। ये नॉन यूनिफॉर्म है। इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए दो कॉन्सेप्ट लिए गए, दोनों को इंप्लीमेंट करते ही ये कंटिन्यूअस मोशन में आ जाएगा। सबसे पहले तो जो मैग्नेट हम लोगों के पास जनरल मैग्नेट होता है वो फ्लैट पोल पीसेस होता है। फ्लैट पोल पीसेस का मतलब इस तरीके से, आपने जो बार मैग्नेट देखा है वो ऐसे ही तो होता है। इसमें ये N कह लेते, ये S कह लेते, तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ऐसे आता है मैग्नेटिक फील्ड। ये तो कहा गया कि फ्लैट पोल पीसेस ना लेके कॉन्केव पोल पीसेस मैग्नेट लीजिए। कॉन्केव पोल पीसेस का मतलब कहीं बीचों बीच में एक सेंटर लीजिए, एक सर्किल खींचिए और सर्किल में पड़ने वाले मैग्नेट को कट आउट करके निकाल लीजिए, यानी जितना पड़ रहा है उसको स्लाइस ऑफ कर लीजिए। स्लाइस ऑफ करेंगे तो मैग्नेट कैसा दिखेगा, मैग्नेट आपको दिखेगा लाइक दिस, ऐसा दिखेगा, ए दिस कॉन्केव। देखिए ये पार्ट ऑफ सर्किल, ये देखिए, ये देखिए, ये दिखेगा मैग्नेट आपको। आपको जो मैग्नेट दिख रहा है अभी वो मैग्नेट ये है, इसको बोलते हैं कॉन्केव पोल पीसेस मैग्नेट। अगर कंपास रख के मैग्नेटिक फील्ड खींचे, ये N है, ये S है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रेडियल। क्यों? जब खींचेंगे तो ऐसे आएगा, N से S खींचेंगे तो ऐसे आएगा, N to S खींचेंगे तो ऐसे आएगा, N to S। ऐसा लग रहा है कि N से लाइनें सेंटर पे कलेक्ट हो रही हैं और वापस S की तरफ ये डाइवर्ज हो जा रही है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये कन्वर्ज हो रही हैं और फिर डाइवर्ज हो जा रही हैं। क्या ये रेडियस नहीं हो गया? क्या ये रेडियस नहीं हो गया? यानी कि हम फ्लैट पोल पीसेस ना लेकर के अगर पार्ट ऑफ स्फीयर या पार्ट ऑफ सर्किल है तो मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसका मतलब है जब हम आर्मेचर कॉइल को रोटेट कराने वाले होते हैं तो मैग्नेट जो होता है वो कॉन्केव पोल पीसेस होता है। ये देखिए, ये इतना क्लियर हुआ। और इसमें जो आर्मेचर कॉइल था वो रेक्टेंगुलर ना लेकर के सर्कुलर ले लेते हैं। सर्कुलर का मतलब आर्मेचर कॉइल इज दिस। अब जैसे ही आर्मेचर कॉइल में आप करंट फ्लो कराएंगे, टेंजेंशियल फोर्स प्रोड्यूस होगा, दिस टेंजेंशियल फोर्स प्रोड्यूस होगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, N से निकल के सेंटर पे कलेक्ट हो रही है और यहां से डाइवर्ज होके S में जाके मर्ज हो जा रही है। अब आप देख लीजिए, फैन या वाटर मोटर सिलेंड्रिकल क्यों होता है? ऐसे है, ऐसे मैग्नेट है, ऐसे फैन लटक रहा है, उस फैन को ध्यान से देखिए तो गोल क्यों है? क्योंकि उसमें मैग्नेट ऐसे लगा हुआ है, बीच में सर्कुलर कॉइल है। अब इसका सरफेस वेक्टर लेंगे सर्किल का तो सरफेस वेक्टर तो ये मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपको ये मिलेगा। हो गया 90 डिग्री।
ये कहीं भी रोटेट करे, हर बार सरफेस वेक्टर ये रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहेगा। अकॉर्डिंगली थीटा 90 डिग्री फिक्स हो गया, थीटा 90 डिग्री फिक्स हो गया। लेक्चर कटने वाला है, अभी 10 सेकंड में कट जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर यहां आ जाए तो टाउ इज इक्वल टू बीना हो जाएगा, दैट विल बी द मैक्स। इसीलिए वाटर मोटर की बात करें या टेबल फैन की बात करें या सीलिंग फैन की बात करें तो आप देखेंगे वो गोल होगा या सिलेंड्रिकल होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट इस तरीके से कॉन्केव पोल पीसेस लगा दिए जाएंगे और बीच में आर्मेचर कॉइल को सर्कुलर कर दिया जाएगा। बेनिफिट, आर्मेचर पर टेंजेंशियल फोर्स प्रोड्यूस होंगे, वो